क्वेश्चन देखेंगे इधर। तो ये मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से बराबर दिया हुआ है, एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा गया, क्या होगा इसमें। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। तो इसमें क्या करना है, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया, यानी एक्स प्लस वाई जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर कर दिया, यानी 3x माइनस 7y जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ये होमवर्क है आपका, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो मुश्किल तो नहीं है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से जो है हम लोग कर लेंगे इसमें। फिर और कुछ कुछ टर्म्स है, वो है जैसे एडिटिव आइडेंटिटी। आपने पता नहीं नाइन्थ में ये सब चीजें पढ़ा है कि नहीं। चार टर्म, दो टर्म है, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है हम जिस भी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा नंबर के साथ ऑपरेट करना है कि जिसको ऑपरेट किए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मान लो मैं 2 को ऑपरेट कर रहा हूँ किसी नंबर के साथ, मैं 2 का एडिशन के लिए आइडेंटिटी ढूंढना चाहता हूँ। एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो मैं 2 में ऐसा क्या जोड़ू कि ये 2 ही रह जाए, तो आंसर विल बी 0। तो 0 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 2 ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर 2 के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, इनफैक्ट 0 के लिए नहीं, किसी भी रियल नंबर के लिए 0 जो है एडिशन के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो एडिशन के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड में क्या ऐड करोगे कि जेड ही रह जाए, तो ये जो व्हाट है इसका आंसर मिलेगा तुमको 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब देखो, एक होता है एडिटिव इनवर्स। दो टर्म है, आइडेंटिटी और एक इनवर्स। अब इनवर्स क्या है भाई, इनवर्स बोलते हैं कि आखिर मैं किस चीज को जोड़ूं, कि जेड में ऐसा क्या चीज मैं ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए। इनवर्स का मतलब यही होता है कि आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए। तो ऑफ कोर्स दिस विल बी माइनस जेड। समझ गए? तो माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। इस तरीके से डेफिनेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी और इनवर्स बार बार यूज होगा। आगे जाके एक मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें भी वैसे ही डेफिनेशन कि जेड में आखिर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर मैं आइडेंटिटी ढूंढ रहा हूं कि जेड पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0।
देखो 1 को जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा इंटू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, माने इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट 1। तो 1 जो है, दिस नंबर इज बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और जेड में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर आ जाए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना था, 1 के बराबर। तो जेड में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/z। तो 1/z इज नोन एज 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर जेड। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका मान लो आपसे पूछ दिया एडिटिव आइडेंटिटी कितना है इसका, तो ये हो गया 0 + आयोटा इंटू 0। फिर आपसे मान लो पूछ दिया कि एडिटिव इनवर्स कितना है, तो ये हो जाएगा -2 + 3 आयोटा विच विल बी इक्वल टू -2 - 3 आयोटा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर पूछ दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया, इसी को लिख सकते हो 1 + आयोटा इंटू 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पूछ दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z विच विल बी 1/2 + 3 आयोटा। अब इसको जो है फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, रियल पार्ट अलग करके इमेजिनरी पार्ट अलग। तो इसको 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2² + 3²। सो दिस विल बी 2 - 3 आयोटा बाई 13। सो दिस विल बी 2/13 माइनस आयोटा इंटू 3/13। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ कैन कवर कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी डील कर सकते हैं। वो कैसे, तो जरा समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गेंट प्लेन वही है, कार्टेशियन प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आर्गेंट प्लेन के नाम से जानेंगे। क्या है ये आर्गेंट प्लेन, कैसा दिखता है, तो जो हमारा एक्स एक्सिस था उसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस था उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और z इज इक्वल टू, अगर x + आयोटा वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम x, y से डिनोट करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर मैटर करता है, y, x और x, y दोनों सेम नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर उल्टा हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x + आयोटा वाई को हम आर्गेंट प्लेन में इस तरीके से, एक पॉइंट होगा वो, ये z एक पॉइंट होगा बेसिकली x + आयोटा वाई,
जिसको x कॉमा वाई से हम डिनोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ये पार्ट रियल पार्ट x हो गया और इमेजिनरी पार्ट y हो गया। ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है। इस तरीके से हम ये आर्गेन प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं। अब इसमें दो टर्म होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के हेल्प से नहीं शो करेंगे। देखो ध्यान समझना, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन जानने के लिए हम दो तरीके से दो सहारा ले सकते हैं। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स और एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मुझे इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो मैं ये सोचूंगा कि इधर कितना चलना है और इधर कितना चलना है। तो अगर मैं मान लो मैं बोला कि इधर 3 यूनिट चलना और इधर 4 यूनिट चलना है या -4 यूनिट चलना है, -4 का मतलब ऊपर या नीचे, राइट या लेफ्ट से, तो एक खास पॉइंट पे पहुंचेंगे और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक होगा। अगर मान लो मैं एक स्पेसिफिक बात बोलता हूँ, 3 यूनिट 4 यूनिट, 3 यूनिट 5 यूनिट, 3 यूनिट्स 7 यूनिट्स, तो एक अलग पॉइंट का लोकेशन एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताएगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट का। बात समझ रहे हो? तो किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक तरीका ये हुआ कि x के अलोंग कितना चलना है, y के अलोंग कितना चलना है, एंड दैट इज व्हाट वी बेसिकली इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक, बट एक और तरीका हो सकता है इसी स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि भाई ऑरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस पे, मान लो कि सेम यूनिट डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, एक और टर्म इंक्लूड किया कि ऑरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस पे और एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे। अगर मैं ये दो बातों को फिक्स कर देता हूं, किसी पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट इसको r कॉमा थीटा के टर्म में डिनोट कर रहा हूं, वेयर r इज इंडिकेटिंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन एंड थीटा इज इंडिकेटिंग एट व्हाट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू को फिक्स करता हूँ, मान लो 3 यूनिट डिस्टेंस पे फिक्स करता हूँ और थीटा ये 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, तो मुझे मान लो जैसे 5 यूनिट पे पॉइंट ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मुझे एक खास पॉइंट मिलेगा, स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा। तो किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास दो तरीके हैं। आई कैन डिनोट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, and when we do that, that becomes coordinate geometry. When I denote a point with the help of x coordinate and y coordinate, that becomes coordinate geometry. And when we denote the same point with the help of r and theta, that becomes complex number. इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। उसको एक्स और वाई के हेल्प में डिनोट किए तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और आर और थीटा के टर्म में डिनोट किए तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड बेसिकली द सेम थिंग वी आर डूइंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वी विल डिनोट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ आर एंड थीटा, एंड यहाँ पे जो आर होता है, 1 सेकेंड होल्ड करना, लेट मी प्लग इन द चार्जर। हाँ, तो यहाँ पे जो यही r जो है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। मॉड पहले भी सुना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड का मतलब है, जैसे मैं अब एक शब्द यूज करने वाला हूँ, मॉडुलस। तो यहाँ दो बातों के बारे में पढ़ूंगा, एक थीटा और ये एक आर। ये डिस्टेंस है, मान लो ए ओ है, ये पॉइंट पी है, इसको जेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पी जेड, पॉइंट को पी बोला है और उसका कोऑर्डिनेट है जेड, माने उस पॉइंट का लोकेशन जेड है। तो यहाँ पे मैं दो बातें डिफाइन कर रहा हूँ। ओपी जो है वो आर के बराबर है, इसको हम लोग मॉड ऑफ जेड के नाम से जानते हैं। मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, इसको मॉडुलस के नाम से जानेंगे, MODULUS, मॉडुलस, या शॉर्ट में मॉड के नाम से जानेंगे, मॉड ऑफ जेड। ठीक है, और एक है वर्ड थीटा, थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, दो नाम से जानते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसको ARG ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको ARG ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और OP जो डिस्टेंस ऑरिजिन्स को, उसको मॉड जेड के हेल्प से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो मॉड क्या होता था, अगर आप रियल नंबर लाइन पे भी देखो तो मॉड का एग्जैक्ट मीनिंग यही है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। व्हेन आई एम सेइंग मॉड ऑफ 2, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ऑरिजिन, दैट इज 2 यूनिट्स। When I am writing minus of mod 2, what is its meaning? What is distance of minus 2 from origin? And that is 2. So when you write mod z in case of real numbers, that also means distance of the number from origin. तो रियल नंबर में भी जब हम मॉड जेड का बात करेंगे तो उसका भी मतलब होगा कि डिस्टेंस क्या है ऑरिजिन से, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी मॉड जेड का बात करते हैं देन दिस मॉड जेड बिकम्स, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो दिस विल बी इक्वल टू x² प्लस y², रूट अंडर x² प्लस y²। तो दो बातें हम यहाँ से समझ रहे हैं, अब हम डिटेल में बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो माने इसको बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। एक अलग दुनिया में अब हम लोग इन करने वाले हैं, समझ लो, एकदम इमेजिनरी दुनिया है लेकिन रियल वर्ल्ड से इसका कनेक्शन है। ठीक है, पूरे इंटरप्रेट कर सकते हैं जियोमेट्री को, पैरेललोग्राम को, कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से ट्रायंगल को इमेजिन कर सकते हैं, ट्रायंगल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ये धीरे 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 सारी चीज़ें अनलॉक होंगी एक एक करके, इतना अमेजिंग चैप्टर बता नहीं सकता मैं। तो मॉड जेड का वैल्यू हो गया रूट अंडर x² प्लस y² के बराबर। ठीक, यहां से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 फॉर्म जो है आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ध्यान देना मेरी बात पे। एक तो सबसे पहला जो है उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जेड इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया था x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, इसको बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। और फिर जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर मान लो ये r यूनिट डिस्टेंस है, इसका मॉड है, और ये थीटा आर्ग्यूमेंट है इसका, तो इसको मैं बोल सकता हूँ r cos थीटा, और इसको मैं बोल सकता हूँ r sin थीटा। मतलब x का जो वैल्यू है वो r cos थीटा के बराबर है, और y का जो वैल्यू है वो r sin थीटा के बराबर है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, where r is distance of this complex number from origin। ठीक है, एंड थीटा इज इट्स आर्ग्यूमेंट। r जहां पे क्या है मॉड जेड के बराबर लिख रहा हूं मैं। तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं, पहला फॉर्मेट हो गया, दूसरा फॉर्मेट हो गया, ये पहला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। और तीसरा एक है यूलर्स फॉर्म, बड़ा अमेजिंग डेरिवेशन है, अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे डिराइव हुआ है, मैं खाली थोड़ा हिंट देता हूँ। आप जब कैलकुलस का हायर वर्जन पढ़ोगे, जब कैलकुलस और डेप्थ में जाओगे, तो आप देखोगे कि कैलकुलस में
सारे फंक्शंस का एक्सपेंशन दिया हुआ है। एक्सपेंशन माने क्या कि किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेशन से, टेलर सीरीज की हेल्प से किसी भी फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज के सम में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड सिमिलरली ई टू द पावर एक्स जो है वो भी एक इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, जिसका वैल्यू होता है 1 + x x² by 2 फैक्टोरियल, x³ by 3 फैक्टोरियल, x टू द पावर 4 by 4 फैक्टोरियल। इस फॉर्म में एक इनफाइनाइट सीरीज के सम में इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। अभी तो मान लो कि ठीक है फैक्टोरियल ही नहीं पता हमको, ये लोग को, कुछ लोग को बाइनोमियल में पढ़ाया हो तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो ये एक्सपेंशन होता है ऐसा। और वहां से जब x के जगह आई थीटा डालोगे, आयोटा थीटा, और उसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो बेसिकली जेड जो है ना वो r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बन जाता है। ये एक डेरिवेशन है, मैं आपको बाद में इसको प्रूव भी करा दूंगा। जब मैं, आप याद रखना इसको, जब हम लोग ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो ये डिराइव भी करा के दिखा दूंगा मैं। इसको बोलते यूलर्स फॉर्म। और ये इतना जबरदस्त है, यूलर्स फॉर्म जो है इतना जबरदस्त है कि मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन से हमें ये बचाता है। मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन को माने घंटों का काम मिनटों में, ऐसा। इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। और ये सारे जो फॉर्म्स है ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, सेमी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, ध्यान देना। यूलर्स फॉर्म और पोलर फॉर्म में ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू लेट से साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो ये एक, क्या ये पोलर फॉर्म में है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट इन पोलर फॉर्म। दिस इज ऑफ कोर्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑफ कोर्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमेशा ऐसा होना चाहिए, ध्यान देना मेरी बात पे, हमेशा ऐसा होना चाहिए पोलर फॉर्म। कॉस थीटा होगा और यहाँ साइन थीटा होगा, पर ऐसा नहीं है ये। तो इसको कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान देना। कुछ ऐसा तरीका अपनाओ कि साइन जो है वो कॉस में बदल जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, चलेगा? तो ये जो है इसका पोलर फॉर्म है। मतलब अगर कोई हमसे पूछ ले कि आर के प्लेस पे कितना है जी, तो आर के प्लेस पे 1 है, और आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे कितना है जी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो थीटा नहीं है, π/2 माइनस थीटा है। दिस इज पोलर फॉर्म। ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं बोल रहा हूं। पोलर फॉर्म में हमेशा पहले कॉस ऑफ सम एंगल होना चाहिए एंड प्लस आयोटा ऑफ सेम एंगल होना चाहिए, तब उसको पोलर फॉर्म बोलेंगे। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूं। अगर मान लो z इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन इज इट इन पोलर फॉर्म? You will say no, this is not in polar form, this is not in polar form, this of course not in polar form। why not in polar form? क्योंकि मैं इसको पहले cos of some angle प्लस sin of some angle में कन्वर्ट करूंगा। अब ऐसा सोचो कि cos of मैं π/2 प्लस थीटा करूं, कि π/2 माइनस थीटा करूं, या पाई प्लस थीटा करूं, या पाई माइनस थीटा करूं, क्या कन्वर्जन लगाऊं तो सुटेबल कन्वर्जन होगा? मुझे यहाँ पे चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ठीक है, तो मुझे ऐसा चेंज करना पड़ेगा जैसे मैं पाई प्लस या पाई माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो माइनस कॉस खाली एडजस्ट हो जाए और साइन वाला वैसे ही रह जाए। मान लो मैं जैसे ये एडजस्टमेंट लगाता हूँ, ठीक है, तो कॉस पाई प्लस थीटा लिखूंगा तो ये तो ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा लिखता हूँ तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा फिर, जबकि है प्लस साइन थीटा। समझ रहे बात? तो ऐसा एडजस्टमेंट लगाना है कि रियल पार्ट भी एडजस्ट हो जाए, इमेजिनरी पार्ट भी एडजस्ट हो जाए। तो ये वाला एडजस्टमेंट ठीक है। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और आयोटा साइन अगर पाई माइनस थीटा लिखता हूँ तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि एंगल भी दोनों जगह सेम हो जाए
और कॉस ऑफ सम एंगल प्लस आयोटा ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये टेक्निक लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से मैं पूछता हूँ तो बोलोगे कि आर के प्लेस पे 1 है जी एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के प्लेस पे पाई माइनस थीटा है एंड दिस ऑफ कोर्स इज पोलर फॉर्म। अगर इसी का मुझे यूलर्स फॉर्म लिखना होगा, मान लो इसी का अगर मुझे यूलर्स फॉर्म लिखना होगा, यूलर फॉर्म लिखना होगा तो यूलर एक मैथमेटिशियन का नाम है, उसी के ऊपर यूलर फॉर्म अगर लिखना होगा तो इसको मैं लिखूंगा r इंटू ई टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा क्या था? आर्ग्यूमेंट था, तो इसको मैं लिखूंगा r के जगह पे 1, r के प्लेस पे 1 हो गया, आर्ग्यूमेंट मॉडुलस इसका 1 हो गया और ई टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? पाई माइनस थीटा। तो इसको मैं इतना लिखूंगा आंसर, ई टू द पावर आयोटा पाई माइनस थीटा के बराबर। ध्यान देना मेरी बात पे। उसी तरीके से मान लो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। फाइंड करना है मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड and write its polar and Euler's form। और कंडीशन है, दो कंडीशंस है। इफ पहला कंडीशन है कि थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2 में, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर थीटा बिलोंग करता है पाई बाई 2 से पाई में। अब एक बात ये ध्यान दे लो कि ये जो मॉडुलस है वो कभी भी मॉड जेड जो है, जो आर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना ये, तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं तो मैं इस सिंप्लीफाई करूं मैं अगर इसको, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और आयोटा और साइन 2 थीटा को मैं अगर एक्सपैंड सिंप्लीफाई करूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक सेकेंड मिस्टेक हुई है, मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे आधा एंगल करूँगा तो थीटा ही रहेगा, है ना, यानी दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया, 2 कॉस थीटा कॉमन आया तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो कि सही लग रहा है देखने में। अगर यहाँ से मैं ध्यान ध्यान देना बहुत ध्यान से, पहला क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। अगर जेड को मैं इससे कंपेयर करूँ आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो आर के प्लेस पे 2 कॉस थीटा दिख रहा है, बशर्ते 2 कॉस थीटा खाली पॉजिटिव हो जाए। अगर 2 कॉस थीटा पॉजिटिव है, इफ 2 cos theta is positive, then r के जगह 2 cos theta हो जाएगा, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म हो गया, इसका पोलर फॉर्म हो गया जेड इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यूलर्स फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, जेड इज इक्वल टू आर, आर यानी 2 cos थीटा ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये इसका यूलर्स फॉर्म हो गया, यूलर्स फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। पर ध्यान देना कि अगर मान लो पहला, जैसे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन में जो एंगल जो दिया हुआ वो 0 से पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, एंगल इज गिवन इन 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। बट जैसे ही मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई,
तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। अब जब कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो इस क्वांटिटी को हम मॉड कंसीडर नहीं कर सकते। नाउ दिस क्वांटिटी, दिस 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में ये मॉड जेड कंसीडर नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू मॉड जेड because this quantity is negative and negative quantity cannot be mod value। नेगेटिव क्वांटिटी को मॉड वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तब कैसे भाई इसको ठीक करें? तो इसको लिखना पड़ेगा -2 cos थीटा और अंदर में लिखना पड़ेगा -cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये इसी को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको क्या करोगे, ध्यान देना मेरी बात पे। अब इसको कितना लिखेंगे? तो चूंकि 2 cos थीटा नेगेटिव है तो -2 cos थीटा तो पॉजिटिव होगा। तो -2 cos थीटा पॉजिटिव हो गया और इसको कंपनसेट करो, एडजस्ट करो। तो इसको लिखो cos ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई प्लस थीटा। आपको देखना है कि पाई माइनस थीटा से एडजस्ट होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा से एडजस्ट होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा से एडजस्ट होगा या पाई प्लस थीटा से एडजस्ट होगा। किससे एडजस्टमेंट आएगा? तो इससे एडजस्टमेंट करते तो कॉस के जगह साइन आ जाता, साइन के जगह कॉस आ जाता। माने मान लो अगर यहाँ साइन रहता, यहाँ कॉस आता, तो पाई बाई 2 वाले से एडजस्टमेंट करते, या तो पाई बाई 2 प्लस से या पाई बाई 2 माइनस से। लेकिन ऐसा एडजस्टमेंट करने का जरूरत है नहीं। कॉस के प्लेस पे कॉस है, साइन के प्लेस पे साइन है, तो कॉस को साइन में नहीं बदलना है, साइन को कॉस में नहीं बदलना है, कॉस को कॉस ही में रहने देना है, साइन को साइन ही में रहने देना है। खाली प्लस माइनस वाला जो चक्कर है उसको एडजस्ट करना है। तो पाई माइनस से एडजस्ट करते तो पाई माइनस में क्या होगा, कॉस वाले पार्ट का साइन चेंज करेगा, इसमें कॉस वाले पार्ट का साइन चेंज करेगा। पाई माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाले का पार्ट, कॉस नेगेटिव होता तो कॉस वाले का साइन चेंज करेगा, बट साइन वाले का साइन नहीं चेंज करेगा क्योंकि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पाई प्लस से एडजस्ट करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का भी साइन नेगेटिव, साइन का भी साइन नेगेटिव, तो कॉस का भी साइन चेंज होगा, साइन का भी साइन चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ दोनों का साइन चेंज करना है। अगर यहाँ मान लो प्लस रहता तो ये वाला एडजस्टमेंट लगाते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना एडजस्टमेंट कर लिए। अब अगर यहाँ से देखोगे, ध्यान देना बात पे, अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो मॉडुलस है, मॉड वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 2 cos थीटा नहीं है बल्कि -2 cos थीटा है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो थीटा नहीं है बल्कि पाई प्लस थीटा है। और पोलर फॉर्म जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो तो हम दिख ही रहा है हमको, -2 cos थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा हो गया। और इसका जो यूलर्स फॉर्म है वो हो जाएगा -2 cos थीटा ई टू द पावर आयोटा पाई प्लस थीटा। समझ आया बात? तो इस तरीके से हमको तीनों फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। ये 3 फॉर्म्स हो गया। अब हम एक एक करके 3 चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। पहला तो क्या, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड वैल्यू पे बात करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड देन फिर हम चर्चा करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा पहले रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा एक और चीज हम डिफाइन कर देते हैं फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। एक होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर जेड मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट जो है एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर जेड इज इक्वल टू मान लो ए माइनस आयोटा भी है तो इसका कॉन्जुगेट लेते समय ए प्लस आयोटा भी कर देंगे। कहने का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर जेड मान लो 3 माइनस 5 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। बेसिकली ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। एक एक करके प्रॉपर्टीज सीखते जाना। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आप जेड का मॉड निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो या माइनस ऑफ जेड का मॉड निकालो या माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉड निकालो, सब बराबर होगा। देखो कैसे, ध्यान देना। जेड मान लो ए प्लस आयोटा बी है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा ए माइनस आयोटा बी, माइनस जेड क्या होगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, और माइनस जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो इसमें भी मॉड निकालोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन से मतलब नहीं। इसका भी अगर मॉड निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा एंड विच विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्क कहाँ पड़ा, इसमें भी उतना ही बात हो जाएगा, इसमें भी वही बात हो जाएगा। तो ये चारों क्वांटिटीज आपस में बराबर होते हैं, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और फिर मॉड कैलकुलेट करोगे, z1 z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मल्टीप्लाई किए या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो मॉड वैल्यू को तो दोनों सेम आएगा। इसको कैसे समझोगे देखो ध्यान से। मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूलर फॉर्म में लिख रहा हूँ r1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इस तरीके से मान लो। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो दे विल बिकम r1 r2 e पे पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। दिस इज नाउ अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 का वैल्यू ये हुआ। दिस इज नाउ अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, ठीक है। अगर इस पूरे का मैं मॉड वैल्यू देखता हूं तो मॉड के प्लेस पे r1 r2 है, ठीक है। और r1 was what basically mod of z1 and r2 was what basically mod of z2। r1 was nothing but modulus of first complex number and r2 was what modulus of second complex number। समझ आ रही बात, इसको z1 समझो इसको z2 समझो, गेटिंग इट। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी यहीं से आप डिराइव कर सकते हो। इसी को अगर मैं आइडिया को एक्सटेंड कर देता हूं तो अगर ऐसा लिखा हुआ n तक तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। इसी आइडिया को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अलग अलग मॉड में लिख सकता हूं इसको मैं। अगर डिवीजन भी होगा तो इसी तरीके से ही चलेगा। अगर z1 बाई z2 होगा तो फिर से इसको अलग अलग मॉड में कन्वर्ट किया जा सकता है। या तो डिवाइड कर लो पहले फिर मॉड लो,